मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को जूनियर एडेक जो सहायक अध्यापक की वैकेंसी आई है उसका हम साइंस का 50 क्वेश्चन मॉडल पेपर साइंस का लेकर के आए हैं। आपको स्वयं को चेक करना है कि आप कितना क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन सबको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जो अनिवार्य विषय का सिलेबस है उसको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद समान विज्ञान भी है और आपका रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो मैथ का सिलेबस है हमने यहाँ पर दे रखा है, आप देख लीजिए। पूरा मैथ का पूरा सिलेबस है। आफ्टर दैट आप देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा का पूरा साइंस का भी देखिए यहाँ पर मैंने सिलेबस दे रखा है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है। तो आपको पहला पता होना चाहिए कि जो अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन है, और जो धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो पारा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ब्रोमीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? पहला आइजैक न्यूटन ने, दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, मैडम क्यूरी ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों मैडम क्यूरी ने। तो आपसे अगर पूछे कि रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी, अगर आपसे पूछे कि रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? मैडम क्यूरी ने, और इनके जो पति हैं पियरे क्यूरी ने। और आपसे पूछे कि अगर रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो वो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल साहब ने। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और जितना 82 परमाणु क्रमांक के बाद जितने भी तत्व हैं सब रेडियो एक्टिव हैं। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया वो मैडम क्यूरी है। और 82 परमाणु क्रमांक किसका है? आपको पता होना चाहिए कि 82 परमाणु क्रमांक किसका है। तो आपको पता है कि 82 के ऊपर मैंने बताया, तो 82 लेड का है। 82 किसका है? लेड का, पीबी का, सीसा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? पहला अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता, जीवाणुविक क्रिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण जो इमारतें होती हैं उनमें जो है उनके पत्थरों पर जो है संक्षारण हो जाता है, मतलब क्षरण स्टार्ट हो जाता है। तो वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अम्ल वर्षा। और मेरे प्यारे दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण जब अम्ल इसके साथ मिल जाता है, अम्ल कह रहे हैं, पानी इसके साथ मिल जाता है तो ये अम्लीय हो जाता है। ठीक है, जब NOx मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, ये जब पानी से मिल जाता है तो ये अम्ल का निर्माण कर देता है, जो बारिश के रूप में जब गिरता है इमारतों पर तो ये इमारतों को हानि पहुंचाता है। तो आपको जब पूछा जाए कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के कारण होती है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राइन है, ब्राइन क्या है? NaCl का संतृप्त विलयन, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, क्लोरीन का जलीय विलयन, Na2SO4 का जलीय विलयन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे प्यारे दोस्तों, NaCl का संतृप्त विलयन को हम क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। आपसे पूछे कि विरंजक चूर्ण क्या है, तो विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप पहले मैं जो बता रहा हूँ आप उसको पहले समझ लीजिए। पौधों को जो फल होते हैं उनको दो तरह से पकाया जाता है, एक कृत्रिम तरह से और दूसरा प्राकृतिक तरह से। ठीक है, प्राकृतिक तरह से पौधों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं एथिलीन एंजाइम, एथिलीन हार्मोन्स। ये पौधों में एथिलीन जो हार्मोन्स होता है ये पौधों में जनरेट होता है, जो पौधों के फलों को पकने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा कृत्रिम ढंग से जो पकाया जाता है मेरी प्यारे दोस्तों, वो एसिटिलीन के कारण और कार्बाइड से। किससे? कार्बाइड से। आपको पता होगा एसिटिलीन और कार्बाइड से हम क्या करते हैं, जो फल होता है उसको पकाते हैं। तो अगर पूछे कृत्रिम ढंग से किससे पकाते हैं तो एसिटिलीन या कार्बाइड से, और प्राकृतिक ढंग से किससे पकाते हैं तो एथिलीन से। एथिलीन क्या होता है? ये हमारा पादप हार्मोन्स होता है जिसके कारण पौधे पकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें युग्मकोद्भिद को प्रोथैलस कहते हैं? पहला टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एस्पर्मेटोफाइटा, थैलोफाइटा। तो पहले मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोथैलस क्या होता है। तो प्रोथैलस होता है जो उभयचर होता है, जिसको बोलते हैं उभयचर। तो उभयचर कौन सा पौधा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रायोफाइटा जो मेरे प्यारे दोस्तों होता है ये उभयचर होता है। बायोफाइटा कैसा होता है? ये उभयचर होता है। तो बी इज राइट आंसर। और बायोफाइटा का जो एग्जाम्पल होता है वो रिक्सिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पादप जो केवल प्रकाश में भलीभांति बढ़ते हैं यह कहलाते हैं? पहला छायारागी, मरुद्भिद, अधिपादप, आतपोदभिद। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका मेरे प्यारे दोस्तों? होगा सी इज करेक्ट आंसर, आतपोदभिद, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हेलियोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स जो होता है वे प्रकाश में भलीभांति बढ़ते हैं। ठीक है, वे पादप जो प्रकाश में भलीभांति बढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट, आतपोदभिद। ये थोड़ा हिंदी ज़्यादा अलग से लगता है कि ऐसा वर्ड लगता है कि उसको पढ़ने में हम लोग ऐसा प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में बिल्कुल बेटर फील होता है हेलियोफाइट्स। ठीक है, आतपोदभिद बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम जालिका की खोज किसने की थी? पहला E.J. बटलर ने, A.F. ब्लैक्सली ने, J.H. ग्रेगी ने, B.B. मुंडकर ने। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका खोज किया था विषम जालिका की खोज वो किसने की थी? तो A.F. ब्लैक्सली ने की थी। तो B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? पहला प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, दूसरा सहजीवी जीवाणु, तीसरा परजीवी बैक्टीरिया, मृतजीवी बैक्टीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो राइजोबियम होता है यह सहजीवी बैक्टीरिया होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो है नाइट्रोफिकेशन में हम प्रयोग करते हैं। इसी बैक्टीरिया का प्रयोग दलहन इत्यादि फसलों के नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? राइजोबियम का प्रयोग किया जाता है। और यह राइजोबियम सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया होता है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेरा प्लांटेनियम का लेखक कौन है? पहला लिनलानस, वेथम और हुंकर, एंगलर और प्रॉम्प्टले, हैचिंसन। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो जेनेरा प्लांटेरियम है ये वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। और वनस्पति विज्ञान में जो पौधों का पादप वर्गीकरण किससे संबंधित है? पादप वर्गीकरण से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वेथम और हुकर साहब हैं। जेनेरा प्लांटेरियम, थोड़ा रटने वाला ये टर्म है, थोड़ा इन सब चीज़ों को रटना पड़ेगा क्योंकि बायोलॉजी के ये टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेनेरा प्लांटेरियम के लेखक कौन है? तो बेथम और हुकर साहब हैं। इसमें क्या होता है, जेनेरा में क्या होता है, पादप वर्गीकरण के विषय में बताया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। पहला जो बोल रहा है कि केंद्रीय होती, परिधि होती, आधारी होती, कहीं भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जानना पड़ेगा कि जो पादप कोशिकाओं में जो केंद्रक पाया जाता है वो परिधि होता है। क्या होता है? परिधि होता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल। ठीक है। और जो जंतुओं में पाया जाता है केंद्रक, वो मेरे प्यारे दोस्तों केंद्रीय होता है। ठीक है। जंतुओं में तो केंद्रीय होता है, लेकिन पौधों में परिधि होता है, इसी को बोलते हैं पेरिफेरल। तो बी इज राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? पावर हाउस, जिसको बोलते हैं पावर हाउस, एनर्जी ऑफ पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये पूरा रटा हुआ। आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो डीएनए के जितने भी विभाजन हैं, आपको इनको पता हो जाना चाहिए, पूरे के पूरे आपको इनको पढ़ लीजिए। 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो समसूत्री विभाजन में जो सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है वो कौन सी है? प्रोफेज मानी जाती है, या मेटाफेज मानी जाती है, या एनाफेज मानी जाती है, या टीलोफेज मानी जाती है? तो प्रोफेज मेरे प्यारे दोस्तों सबसे लंबी अवस्था मानी जाती है। ए इज़ राइट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायरस जनित रोग हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं एक ट्रिक, जो वायरस जनित रोग को याद करने का जो तरीका है। रे छोटी ट्रे में चाय लिया, खड़े खड़े गला सूखा जा रहा है। ठीक है। रे छोटी ट्रे में चाय लिया, खड़े खड़े गला सूखा जा रहा है। तो रे से रेबीज हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लिखता जा रहा हूँ। रेबीज हो गया, उसके बाद छोटी माता हो गया, उसके बाद ट्रेकोमा हो गया, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों मेनिंजाइटिस जो रोग होता है, मेनिंजाइटिस रोग हो गया, उसके बाद चेचक हो गया, उसके बाद एड्स हो गया, उसके बाद पोलियो हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका खसरा हो गया, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों डेंगू हो गया, उसके बाद आपका गलसुआ रोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रोग ये मुख्यतः मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर कोई नहीं होगा। रेबीज, छोटी माता, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस जिसको मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, चेचक, एड्स, पोलियो, खसरा, डेंगू, गलसुआ। रे छोटी ट्रे में चाय लिया, खड़े खड़े गला सूखा जा रहा। इस ट्रिक से आप वायरस जनित जितने भी रोग हैं उनको याद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा पोलियो इज करेक्ट आंसर। और जो प्लेग होता है, पंडित का टीका न्यू है, ये बैक्टीरिया जनित रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो पहला सोडियम क्लोराइड में, NaCl में, कैल्शियम क्लोराइड में, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड में, उसके बाद कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऊर्ध्वपातक की क्रिया होती है वो नौसादर को अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं। तो ये नौसादर में पाया जाता है या नेफ्थलीन में पाया जाता है। तो आपको इसको कपूर एक कहते हैं, कपूर में पाया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन पता हो गया कि किस में पाया जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की ज़रूरत कितनी होगी? तो आपको यम इक्वल्स टू 1 kg और 1 kg को 1000 ग्राम, ठीक है। तो Q इक्वल्स टू SM डेल्टा T होता है। विशिष्ट ऊष्मा 1 होगी, ठीक है, जब कैलोरी में निकालेंगे, और ग्राम में 1000 और 1 टेम्परेचर, तो 1000 कैलोरी मेरे प्यारे दोस्तों। 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए 1000 कैलोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। Q इक्वल्स टू SM डेल्टा T से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो D इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तल जो गोली दर्पण होता है, इसमें ज़्यादा विस्तृत तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। और जब मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो ये पक्की बात है, ये बात 100% श्योर है कि आभासी के साथ हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और इसके साथ छोटा बनेगा। ठीक है, तो उत्तल गोली दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता, सीधा बनता और छोटा बनता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आया मेरे प्यारे दोस्तों, ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप एक चीज़ याद कर लीजिए, जब भी प्रतिबिंब आभासी होगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण को घुमाव कोण होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज़ पता है कि जब भी हम आपतित किरण के लिए यह दर्पण को थीटा डिग्री से हम दर्पण को अगर थीटा डिग्री से हम घुमाते हैं तो जो परावर्तित किरण का जो घुमाव होगा, परावर्तित किरण का जो घुमाव होगा वो कितना डिग्री से हो जाएगा, वो 2 थीटा डिग्री से हो जाएगा। ये परावर्तन के एक मतलब थ्योरम टाइप का है, तो आप इसको समझ लीजिए। जब भी हम कोई दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाएंगे तो जो परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगी। ठीक है, तो इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको बार बार डाउट बना रहता है कि दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा दिया जाए। तो मैं लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए, एक तो रहेगा दूर और एक रहेगा निकट और एक रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों अवतल लेंस और एक रहेगा उत्तल लेंस। देखिए, याद करने का तरीका क्या है कि दूर दृष्टि दूर में देखिए, दूर छोटा है, निकट बड़ा है। अक्षर जो है दूर छोटा है और निकट 3 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर हैं। और उत्तल में 3 अक्षर हैं, अवतल में 4 अक्षर हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या है कि बड़े वाले को बड़ा अक्षर दे दो और छोटे वाले को छोटा अक्षर दे दो। तो मतलब दूर वाले को उत्तल दे दो और निकट वाले को अवतल दे दो। तो ये निवारण के लिए कौन सा निष्ठ उपयोग किया जाता है, इसका मैं बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब दूर दृष्टि का पूछ रहा है, दूर मतलब छोटा लिखा गया है। देखिए, दूर का मतलब 2 अक्षर, निकट का मतलब 3 अक्षर, 3 अक्षर के लिए अवतल, जबकि दूर के लिए 2 अक्षर के लिए उत्तल लेंस, छोटा वाले को छोटा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इज राइट आंसर। बहुत कुछ नहीं, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और कन्फ्यूजन बार बार होता है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बता दी कैसे याद किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अल्टीमीटर मापा जाता है। पहला अल्टीमीटर मापा जाता, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय आर्द्रता, ऊंचाई, समुद्र की गहराई। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों फेदोमीटर का प्रयोग कैसे हैं, किसका प्रयोग करते हैं, फेदोमीटर। और वायुमंडलीय आर्द्रता मेरे प्यारे दोस्तों बैरोमीटर, या बैरोमीटर आप कहिए, सॉरी बैरोमीटर से तो वायुमंडलीय दबाव मापते हैं, वायुमंडलीय दबाव मेरे प्यारे दोस्तों बैरोमीटर से नापते हैं। और हाइग्रोमीटर जो होता है, इसको इरेज करिए, वायुमंडलीय आर्द्रता मेरे प्यारे दोस्तों हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, और जो ऊंचाई होती है किसी भी समुद्र तल से किसी भी वायुयान की जो ऊंचाई होती है उसको हम अल्टीमीटर से मापते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश नहीं है, इसका मतलब कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि स्केलर है। तो स्केलर का मतलब होता है जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा न हो।
तो विस्थापन के साथ दिशा भी है और परिमाण भी है, वेग के साथ भी है, बल के साथ भी है और आयतन के साथ मेरे प्यारे दोस्तों नहीं है, क्योंकि आयतन में नहीं ज़रूरत पड़ती दिशा की। तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि संवेग होता क्या है। तो संवेग मेरे प्यारे दोस्तों, जो संवेग होता है जिसको हम इंग्लिश में मोमेंटम P इक्वल्स टू m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेलासिटी, और जब इसी को वेग से डिवाइड कर देंगे तो वेग कट जाएगा, बचेगा क्या, मास। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा द्रव्यमान इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत मज़ा आ रही होगी क्योंकि थोड़ा ये लेवल में क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन तो एकदम फाड़ू टाइप के हैं जो बिल्कुल दिमाग को एकदम हुलिया बना दे रहे हैं। ठीक है, आप मेहनत करिए, पक्का आपको सिलेक्शन एक दिन एक मिलेगी। आप मोटिवेट रहिए, अपने आप को एनर्जी बरकरार रखिए, आज नहीं तो कल आपको सफलता मिल के ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है। तो पुतली का पहला पुतली है, दूसरा रेटिना है, तीसरा सिलियरी मांसपेशी है, आइरिस है। तो मेरी प्यारे दोस्तों पुतली का काम करती है कि कितना प्रकाश आना है कितना प्रकाश जाना है, ये काम क्या करता है, पुतली करता है। ठीक है, पुतली जो है प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है। रेटिना पर प्रकाश हमारा बनता है। जो सिलियरी मांसपेशियाँ होती हैं यहीं पर जो हमारा जो मतलब द्विफोक्सी जो लेंस होता है, द्विफोक्सी जो लेंस होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सिलियरी मांसपेशी के द्वारा एडजस्टेड होता है। तो जब सिलियरी मांसपेशी अपना घटेगी, बढ़ेगी, शीतलेगी, बढ़ेगी, छोटी होगी, तो उससे फोकस दूरी क्या होगी, बदलती रहेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की जो शक्ति होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 1/f फोकस होता है। और 1/फोकस का मतलब इसी को मापते हैं डायोप्टर से। ठीक है, ये आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए और इसका मात्रक भी पता होना चाहिए। तो डायोप्टर इज राइट आंसर। ल्यूमेन किससे मापते हैं, आपको पता होना चाहिए, ज्योति फ्लक्स। कंडीला क्या होता है, ज्योति तीव्रता। जो ज्योति तीव्रता नापते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो कैंडिला से मापते हैं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला हो गया, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का, डायोप्टर किसका मात्रक है, लेंस की शक्ति का। और ईएन क्या होता है, ईएन तो मुझे खुद नहीं पता क्या होता है, ईएन पता नहीं क्या होता, भगवान जाने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी समतल दर्पण पर आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण क्या होगा। आपको पता है कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो जब मेरी प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में कह दिया है कि आपतन कोण 60 डिग्री है, तो जो हमारा परावर्तन कोण होगा वो कितना डिग्री होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो भी 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री मतलब बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन को पहले हम समझ लेते हैं। नवीनीकरणीय संसाधन जिसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनसे हम ऊर्जा को बार बार प्राप्त कर सकते हैं। इनका क्षय नहीं होता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो अब जैसे सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई,
ठीक है, पवन ऊर्जा हुई, सौर ऊर्जा हुई, आपको ये सारी जो ऊर्जाएं होती, जल ऊर्जा, ठीक है, इन सारी जो ऊर्जाएं हैं, इन ऊर्जाओं से हम बार बार ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनवीकरणीय जो ऊर्जा होती है उनसे एक ही बार, जैसे पेट्रोलियम हुआ, कोयला हुआ, प्राकृतिक गैस हुआ, ये अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो भूजल, जल से बार बार एनर्जी को हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से यक्ष किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो आप याद कहीं रट जाइए, इन सब क्वेश्चन को रोटेंजन साहब ने किया था। यक्ष किरणों की खोज किसने की थी? रोटेंजन साहब ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? पहला कॉटन, दूसरा सिल्क, जूट, एक्रिलिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक्रिलिक है यह प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम ढंग से बनाया हुआ है। ठीक है, एक्रिलिक जो रेशा है ये कृत्रिम ढंग से बनाया, जबकि कॉटन, सिल्क और जूट ये सारे प्राकृतिक रूप से मतलब मिलते हैं। जूट हुआ, सिल्क हुआ, कॉटन हुआ, ये सारी चीज़ें जो है प्राकृतिक रेशा है, जबकि एक्रिलिक जो है ये कृत्रिम रेशा है। ठीक है, बात इतनी समझ में आई? ठीक है, और यह एक्रिलिक जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऊन जैसा प्रतीत होता है। कैसा दिखाई पड़ता है? ऊन जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक रूपांतरण है तने का, जड़ का, पत्ती का, फल का? तो अदरक मेरे प्यारे दोस्तों तने का रूपांतरण है। आपसे पूछे अदरक, आलू और क्या बोलते हैं, हल्दी, ये सारी चीज़ें मेरे प्यारे दोस्तों, शकरकंद, ये सब पूछें, ये सब तना के रूपांतरण माने जाते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई? आलू, अदरक, इसमें सूरन भी आता है, लहसुन भी आता है, लहसुन आ गया, सूरन आ गया, ये सारे मेरे प्यारे दोस्तों किसके पाए जाते हैं? तना के रूपांतरण माने जाते हैं। ठीक है, तो ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीकार्ट निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पॉलिस्टर तथा कपास, पॉलिस्टर तथा ऊन, रेयान और कपास, रेयान और ऊन। तो पॉलीकार्ट का मतलब हुआ आप टेरिकाट, आप तो नाम सुने होंगे, पॉलीकार्ट तो नहीं सुने होंगे, लेकिन टेरिकाट का नाम जरूर सुने होंगे। यह टेरिकाट मेरे प्यारे दोस्तों पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है। तो ए इज़ राइट आंसर। पॉलीकार्ट या टेरिकाट या पॉलिस्टर एवं कपास का मिश्रण होता है। तो ये चीज़ आप रट जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला सल्फर, दूसरा ब्रोमीन, तीसरा सिलिकॉन, चौथा फास्फोरस। तो जो रबड़ का वल्कनित करने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो सल्फर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर का प्रयोग करते हैं। सल्फर का प्रयोग करने से रबड़ का क्या प्रभाव पड़ता है, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और जो ये प्रोसेस होता है उसे वल्कनीकरण कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं या वल्केनाइजेशन बोलते हैं, वल्कनीकरण या वल्केनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग कब किया जाता है। पहला कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, कृंतकनाशी के रूप में, गंधहारक के रूप में। तो इसका मेरे प्यारे दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो जिंक फॉस्फाइड होता है इसका हम कृंतकनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिक के उपक्रम उत्क्रमणी कहलाता है जब, ऊष्मागतिक में प्रक्रम उत्क्रमणी कहलाता है जब परिसर और निकाय के मध्य परिसीमा नहीं होती है, परिसर अपने निकाय के साथ सदैव साम्यावस्था में होते हैं, परिसर और निकाय के मध्य केवल द्रव्य का विनिमय होता है, परिसर और निकाय एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। तो परिसर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जो प्रक्रम उत्क्रमणी होता है उसकी कंडीशन में परिसर अपने निकाय के साथ सदैव साम्यावस्था में होता है। बी इज राइट आंसर। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या अभिप्राय है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि हानिकारक जो गैसें हैं इनमें जो है पृथ्वी के समीप पर एक लेयर बना देती हैं, जिससे पृथ्वी जो प्रकाश को परावर्तित करती है वो वायुमंडल में न जा करके उस लेयर के कारण पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं, जिससे एक लेयर पर बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा तापमान हो जाने के कारण क्या होता है, वहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। तो ऊष्मा के संरक्षण के लिए फसलों को ग्रीन हाउस में खेती, कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सौर ऊर्जा का संग्रह, ठीक है। तो इसमें 3 ही ऑप्शन दिया है, जबकि इसका कार्बन डाइऑक्साइड जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड के गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो विलायकियन, इमल्सन, स्कंदन, अपोहन। इसका हालांकि मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा स्कंदन होगा। क्या होगा? स्कंदन होगा। स्कंदन में होता क्या है कि कोई जलीय अवस्था में रहेगा, जलीय अवस्था में होने के बाद वह किस में परिवर्तित होगा? थक्के के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्कंदन बोलते हैं। मतलब निछालन प्रक्रिया होती है, जो चीज़ें होती हैं, जो सॉलिड टाइप की चीज़ें होती हैं वो जमने लगती हैं, उसे स्कंदन करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों अपोहन तो आप कम समझ रहे होंगे, लेकिन अगर इसी को हम कह दें डायलिसिस, डायलिसिस, तो जब डायलिसिस हम बोल दिए तो डायलिसिस क्या करता है? यह जो है कृत्रिम ढंग से किया जाता है, कृत्रिम ढंग से क्या रुधिर को शुद्ध किया जाता है, किसको? ब्लड को कृत्रिम ढंग से शुद्ध किया जाता है, इसी को अपोहन कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं। इमल्सन में क्या होता है? तेल और पानी का जो मिश्रण होता है, तेल और पानी का जो मिश्रण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसी को हम इमल्सन कहते हैं। विलायकियन विलयन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है। पहला अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, आसवन द्वारा। तो जो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, पानी गर्म करने पर फैलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पानी जमने पर फैलता है। आपको पता होना चाहिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा घनत्व होता है और सबसे कम मेरे प्यारे दोस्तों आयतन होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर पूछे कि पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होता है या बर्फ़ का घनत्व सबसे ज़्यादा कब होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, बर्फ़ का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ मेघरहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्योंकि बादल पहला ठंडी लहरों के आसपास से पृथ्वी तक उतरने से रोकते हैं, दूसरा पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, तीसरा है ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेज देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी इज़ राइट आंसर, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो धरातल के समीप होता है वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, तो ज़्यादा गर्मी फील होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये सारे के सारे ऊर्जा के प्रमुख
स्रोत हैं, जबकि विटामिन मेरे प्यारे दोस्तों ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसलिए ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन, एस्बेस्टोसिस। मेरे प्यारे दोस्तों स्मॉग तो आपको पता है, जिसको आप धुंध कोहरा जो भी कह लें। अम्ल वर्षा भी आपको पता है। आपको यूट्रोफिकेशन जिसे सुपोषण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुपोषण बोलते हैं। और एस्बेस्टोसिस क्या होता है? एस्बेस्टोसिस मेरे प्यारे दोस्तों जल प्रदूषण से होने वाला एक रोग है। क्या है? एक रोग है, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। और यूट्रोफिकेशन मेरे प्यारे दोस्तों जल में क्या होता है? कवक और शैवाल की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसे हम सुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। आप गंदा काई वाला जो काई वाला पानी देखे हैं, वही यूट्रोफिकेशन होता है, वही सुपोषण होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें मुझे डाउट लग रहा है कि कौन सा क्वेश्चन। देखिए सी भी सुपोषण है, सुपोषण आप समझ गए। और एस्बेस्टोसिस है, जो एस्बेस्टस के कारण पानी में जो एस्बेस्टस मिल जाता है तो उसके कारण जो रोग होता है उसे एस्बेस्टोसिस रोग कहते हैं। तो ये मुझे सी और डी में दोनों आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरे हिसाब से सी और डी दोनों सही होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी दलहनी फसल होती है, जितनी भी दलहनी फसलें हैं, सारी की सारे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। तो चना भी हो गया, मटर भी हो गया, सेम भी हो गया। लेकिन धान मेरे प्यारे दोस्तों दलहन फसल नहीं है। दलहन में जब नाइट्रोजन की कमी धान में जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो हम यूरिया डाई इत्यादि देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है जिसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, पहला बल इज सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। दाब स्केलर क्वांटिटी। त्वरण वेक्टर क्वांटिटी। वेग वेक्टर क्वांटिटी। तो राइट आंसर बी इज राइट आंसर। ठीक है, दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस किस ब्लॉक का तत्व है? मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, नई पड़ोसन ऐश्वर्या से भी ब्यूटीफुल, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, बिस्मथ। ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके किस ग्रुप के हैं? नाइट्रोजन ग्रुप के हैं। नाइट्रोजन ग्रुप के हैं और यह जो है पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो डी इज राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर होगा? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर है। और जो हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम ये मेरे प्यारे दोस्तों नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? मतलब किसके कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ती है? तो आपको ये तो पता हो जाना चाहिए कि पेड़ पौधों के कारण हमारे वायुमंडल में CO2 की मात्रा नहीं बढ़ती है। और CO2 किसके फलस्वरूप बनता है? वो प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जेट्रोफा से जो पौधा हमें बायोडीजल प्राप्त किया जाता है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? जेट्रोफा पौधे से। और यह संयंत्र मेरे प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया किस फसल
का कीट है। वैसे पायरिया तो हमारे दांतों में होता है, पायरिया लगने से क्या हो जाता है, झड़ने लगता है, हमारे दांत वगैरह झड़ने लगते हैं। लेकिन ये फसल की बात की है तो ये पहला दिया है गेहूँ, चावल, गन्ना, सोयाबीन। तो ये पायरिया जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये गन्ना के लिए होता है। किस फसल का कीट होता है, कीट होता है, ये गन्ना का होता है। तो सी इज राइट आंसर। इथेनॉल, इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? पहला कैंडिडा एल्बिकेंस, सैक्रोमाइसिन सेरेविसी, कैंडिडा लूफी, ल्यूकोस्पीडियम फ्राइजीडियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट ऑप्शन। इतने बड़े बड़े वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन में जान निकल जाए। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो चीज़ बताएंगे वेरी वेरी, देखिए इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो इंसेफिग्राम। ये मेरे प्यारे दोस्तों जिसको EEG बोलते हैं, जो होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, EEG होता है, ये मस्तिष्क का निगरानी करता है। इससे मस्तिष्क के हम जो है पता करते हैं कि मस्तिष्क में कोई जो है दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक होता है ECG। ECG मेरे प्यारे दोस्तों किसका देखते हैं, हृदय का देखते हैं, दिल का देखते हैं, हार्ट का देखते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये दोनों चीज़ जानते रहिए। EEG होता है जिसको इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम बोलते हैं, और ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। ये हमने 50 क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे दोस्तों कराए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत